सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट टेक्सोनॉमी में से एक चैप्टर लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेंथम और हुकर की पादप वर्गीकरण पद्धति, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पौधों के वर्गीकरण में 3 प्रकार की पद्धतियाँ प्रमुख है। एक है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, दूसरी है कृत्रिम जिसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, और तीसरी है फाइलोजेनिक या जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में से आपके सिलेबस में 2 पद्धतियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना है आपको, जिसमें बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति जो कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, और एंगलर और प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति जो कि जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति है। तो आज हम बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित पद्धति का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर एक दोनों प्रसिद्ध ब्रिटिश वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। आप यह देखें, बेंथम जो थे वो 1800, ये इनका टाइम पीरियड लिख रखा है, 1800 से 1884, और हुकर 1817 से 1919। इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम, और ये पुस्तक लगभग 3 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका जो पहला खंड था वो 1862, यहाँ लिखे हैं, मैंने लिख रखा है 1862 to 1883। तो प्रथम खंड जो है वो जुलाई 1862 में, और अंतिम जो खंड है अप्रैल 1883 में प्रकाशित हुआ था। बेंथम और हुकर दोनों ही इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में कार्यरत थे, और उनके द्वारा जो प्रस्तावित ये जो पद्धति है संभवतः किसी भी ब्रिटिश पादप वर्गीकरण शास्त्री द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। ये जो वर्गीकरण पद्धति थी ये डी कंडोले की पद्धति का ही एक विस्तृत और संशोधित प्रारूप थी। तो जो डी कंडोले जिन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था वो भी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का उन्होंने भी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का प्रस्ताव दिया था। तो ये प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति थी जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यह पादप जातियों की कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीसीज और आंतरिक संबंधों पर आधारित थी। कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीसीज का मतलब जिसको हम लोग स्थायित्व वाले लक्षण कह सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय और अधिकांश जो पादप संग्रहालय हैं और उनमें उनकी पहचान और वर्गीकरण की दृष्टि से इस पद्धति का अनुसरण सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी जो हर्बेरिया, भारतीय जो पादप संग्रहालय है जिसे हम हर्बेरिया कहते हैं, उनमें पादप पहचान और वर्गीकरण की दृष्टि से ये जो वर्गीकरण पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जेनेरा प्लांटेरम के समय जेनेरा प्लांटेरम जो कि बेंथम और हुकर द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, उस समय पुष्पीय पौधों के ज्ञात कुल जितने भी जो ऑर्डर थे, जितने जो जनरा थे, और जितने भी जो अपन कह सकते हैं कि स्पीशीज थी, उसका एक विवरण यहाँ एक टेबल में दे रखा है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि उन्होंने जो डिवीज़न किया था उसमें इस प्रकार से था। अभी एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो नाम लिख रखे हैं जिसमें पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडन, ये सारे के सारे बेंथम और हुकर द्वारा वर्गीकरण जो पद्धति थी उसमें इन सबको क्लास का या वर्ग का दर्जा दिया गया है। और कुल जो पॉलीपिटेली, जैसे मान लो ये एक क्लास है, तो इस पॉलीपिटेली के अंदर 82 ऑर्डर सम्मिलित है। गेमोपिटेली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। गेमोपिटेली में 45 ऑर्डर है, मोनोक्लेमाइडी में 36 ऑर्डर है, जिम्नोस्पर्मी में 3 ऑर्डर है, और मोनोकोटिलीडन में 34 ऑर्डर है। तो ऑर्डर और फैमिली सबकी ये संख्या इस टेबल में दी गई है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि बेंथम और हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें 200 फैमिली का डिस्क्रिप्शन सम्मिलित है। इसी प्रकार इसमें जनरा भी दे रखे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि जो पॉलीपिटेली और गेमोपिटेली जो क्लास है इसके अंदर जनरा की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जिम्नोस्पर्म में सम्मिलित किए गए हैं। कुल मिला के 7569 जनरा को इसमें सम्मिलित किया गया है। और स्पीसीज़ की संख्या का अपन वर्णन करें तो सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ है वो गेमोपिटेली में 34,556, और लगभग 1 लाख के करीब 97,205 स्पीसीज़ का इस क्लासिफिकेशन या इस वर्गीकरण पद्धति में वर्णन किया गया है। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि जो मुख्य जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर था और क्या क्या उन्होंने अंतर इसमें स्पष्ट किए। ये एक चार्ट है, इस चार्ट के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं।
तो आप देखें कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने जो डिवीज़न है वो स्पर्मेटोफाइटा, ये स्पर्मेटोजोफाइटा है, ये यहाँ लिख रखा है, ये डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा। और इस स्पर्मेटोफाइटा को 3 सब डिवीज़न में उन्होंने विभाजित किया। यहाँ पे आप देखें सब डिवीज़न, कौन कौन से सब डिवीज़न 3 हैं। पहला सब डिवीज़न है डाइकोटिलिडन्स, सेकंड जो डिवीज़न है वो है जिम्नोस्पर्मी, और स्पर्मेटोफाइटा आपका डिवीज़न है और सब डिवीज़न है डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन्स। तो कुल मिला के स्पर्मेटोफाइटा जो बीजीय पादप है उस बीजीय पादपों को बेंथम और हुकर ने 3 उपवर्गों में विभाजित किया। अब थोड़ा बहुत आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि 200 फैमिलीज़ है और 200 फैमिलीज़ को आप नाम से याद नहीं रख सकते, तो कम से कम जो सीरीज़ तक के नाम हैं और हर सीरीज़ के अंदर ऑर्डर, 1-2 ऑर्डर और 1-2 फैमिलीज़ का नाम आप याद रख सकते हैं। तीनों जो उप विभाग है जिसे हम डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन कहते हैं, तीनों में बेसिक फ़र्क आपको ध्यान होना चाहिए कि डाइकोटिलिडन्स के अंदर जो उप डिवीज़न है उसमें बीज पत्रों की संख्या 2 थी, संवन बंडल थे वो बिखरे हुए थे तथा वलय में व्यवस्थित थे। चूँकि जो डाइकोट है उसमें वलय में व्यवस्थित होते हैं। सामान्य रूप से द्वितीयक वृद्धि भी डाइकोट में पाई जाती है, ये भी हम जानते हैं। पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास उपस्थित होता है। पुष्प होता है वो सामान्यतः टेट्रामेरस या पेंटामेरस, जिसे हम चतुष्टयी और पंचतयी कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो डाइकोट में ये मुख्य रूप से उन्होंने बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण किया। दूसरा जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो मोनोकोट और डाइकोट के मध्य में उन्होंने रखा, और जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टर है वो थोड़े से एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मुख्य रूप से उन्होंने साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी और निटेसी जो फैमिली है उनको मुख्य रूप से रखा। फिर मोनोकोट का मतलब हुआ एक बीजपत्री पादप। तो बेंथम और हुकर ने मोनोकोट या एक बीजपत्री जो पादप थे उनको विकसित माना गया है डाइकोट से, और उसमें मुख्य रूप से ये कैरेक्टर होता है कि एक बीज जो पत्री होते हैं उसमें बीज पत्र भी एक होता है और जो पर्ण विन्यास होता है वो समानांतर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 सब डिवीज़न आपको याद रखना है। अब हम एक एक सब डिवीज़न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो सब डिवीज़न है वो डाइकोट। तो डाइकोट के अंदर बेंथम और हुकर ने 3 क्लासिफाइड की। एक क्लास है पॉलीपिटेली, दूसरा है गैमोपिटेली और तीसरी जो क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लेमाइडी। अब तीनों के अंदर बेसिक अंतर क्या है? पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी में। तो तीनों के अंदर बेसिक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीपेटल का मतलब होता है कि पेटल जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पृथक दली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये पॉलीपिटेली आपकी क्लास है। ये देखें ये क्लास लिख रखी है, ये पॉलीपिटेली क्लास के जो मुख्य लक्षण हैं, पॉलीपिटेली जो क्लास है उसके अंदर पुनः बेंथम और हुकर ने 3 सीरीज रखी। सीरीज नंबर 1 थैलेमीफ्लोरी, सेकंड डिस्कीफ्लोरी और तीसरी जो सीरीज़ है वो है कैलिसीफ्लोरी। इन तीनों के अंदर बेसिक अंतर ये रखा उन्होंने कि जो थैलेमीफ्लोरी होते हैं उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जो पुष्पासन होता है, जिसको पुष्पासन जो होता है वो, इसको हम कहेंगे कि पुष्पासन जो होता है वो उभरा हुआ होगा और एक डिस्क जो होती है वो उपस्थित इसमें नहीं होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ओवरी होती है वो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी होगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑर्डरों को रखा गया। अगर टोटल ऑर्डर की संख्या को भी माने तो इसमें काफ़ी ऑर्डर इस क्लास में सम्मिलित किए गए हैं, लगभग 9 ऑर्डर के करीब है, जिसमें से आप ये देखें 6 ऑर्डर इसमें रखे गए हैं। ऑर्डर रेनेल्स, पैराइटेल्स, पॉलीगोनियल्स, कैरियोफिलेनी, गटीफिरेल्स और मालवेल्स, ये जो ऑर्डर है वो इसमें रखे गए हैं। इसके बाद जो दूसरी सीरीज़ है उस दूसरी सीरीज़ को हम डिस्कीफ्लोरी कहते हैं। डिस्कीफ्लोरी में जो पुष्प होते हैं वो अधोजायंगी होते हैं। अंडाशय जो होता है ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, और डिस्क जो होती है वो ओवरी के ऊपर डिस्क जो होती है वो उपस्थित होती है, ओवरी के नीचे डिस्क जो उपस्थित होती है, इस वजह से उसे डिस्कीफ्लोरी के अंदर हम लोग सम्मिलित कहते हैं। और इसका जो पुष्पासन जो होता है जिसको हमें थैलेमस कहते हैं, वो पुष्पासन जो होगा वो चपटा होगा या फ्लैट होगा। इसके अंदर जो ऑर्डर है उसमें जिरेनियल्स, ओलेकेल्स, सेपिनेडेल्स और सिलेस्ट्रेल्स, ये 4 ऑर्डर है वो इसमें सिलेस्ट्रेल्स और एक और ऑर्डर है 4 ऑर्डर है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो इसकी सीरीज़ है क्लास पॉलीपिटेली की, उसे हम कैलिसीफ्लोरी कहते हैं। इसमें पुष्पासन जो होता है वो कप शेप और प्याले नुमा होता है, और इस कैलिसीफ्लोरी के अंदर लगभग
5 ऑर्डर को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आप देखें रोजेल्स, मिर्टेल्स, पैसिफ्लोरेल्स और एक है फिकोइडेल्स और सबसे लास्ट में अम्बिलेल्स, ये इसमें सम्मिलित किए गए। अगर फैमिलीज़ का वर्णन करें तो आपकी फैमिली आपके जो सिलेबस में है उस सिलेबस में इस जो सीरीज़ है उसमें मुख्य रूप से आप रोजेसी फैमिली या अम्बिलीफेरी जिसे हम एपियसी फैमिली कहते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। एक दो एग्जांपल मैं वापस बता देता हूँ। जो थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ है उस थैलेमीफ्लोरी में रेननकुलेसी है, पेपावेरेसी, क्रूसीफेरी और मालवेसी सम्मिलित है। इसी प्रकार जो डिस्कीफ्लोरी है उसमें रूटेसी फैमिली सम्मिलित है, वो भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो पहली जो क्लास है बेंथम और हुकर की, उस बेंथम और हुकर की जो पहली क्लास जिसे हम पॉलीपिटली कहते हैं, जिसमें पेटल जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसके ये 3 जो है वो इसमें सीरीज सम्मिलित की गई है। अब आप देखें जो दूसरी जो आपके क्लास है जिसे हम बोलते हैं गेमोपिटली। गेमोपिटली का मतलब है कि जो सारे के सारे जो पेटल हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं दलपुंज होते हैं, वो संयुक्त होते हैं। इसके अंदर 3 सीरीज रखी गई हैं, इन्फेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलिटी, ये तीनों सम्मिलित की गई है। और तीनों के अंदर भी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, ऑर्डर भी सम्मिलित किए गए हैं और फैमिलीज भी इसके अंदर सम्मिलित की गई है। तो आप कम से कम इस सीरीज़ तक और हर सीरीज़ के अंदर एक एक दो ऑर्डर और फैमिली का नाम याद रख सकते हैं। इन्फेरी जो ओवरी होती है, इन्फेरी जो सीरीज़ है उसमें ओवरी इन्फीरियर होती है, हेटेरोमेरी के अंदर ओवरी सुपीरियर होती है और बाइकार्पेलिटी के जो ऑर्डर है, बाइकार्पेलिटी जो है सीरीज़ है, इस बाइकार्पेलिटी सीरीज़ के अंदर जो कार्पल की संख्या होती है वो 2 होती है। तो इस प्रकार से इनको पुनः 3-3 ऑर्डर इसमें रखे गए। जैसे इन्फेरी के अंदर आप कंपोजिटिव फैमिली और एस्टेरेसी फैमिली जो कि एस्टेरेल्स ऑर्डर है उसकी सदस्य हैं। इसी प्रकार एरिकेसी आपके हेटेरोमेरिक का है। और जो बाइकार्पेलिटी सीरीज़ है उसके कई सारे फैमिलीज आपके सिलेबस में हैं, जिसमें जेंसिनियल्स आप देखें, ये पहला ऑर्डर लिख रखा है जेंसिनियल्स, इसके अंदर एपोसाइनेसी और एस्क्लिपिएडेसी सम्मिलित है। इसी प्रकार पोरीमेलियल्स जो दूसरा ऑर्डर है उसके अंदर सोलेनेसी सम्मिलित है। पर्सोनेल्स जो तीसरा ऑर्डर है उसके अंदर एकेंथेसी फैमिली सम्मिलित है। और लेमियल्स या लेमिएसी जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें लेबिएटी तुलसी की जो फैमिली है वो इसमें सम्मिलित है। अब तीसरा जो ये जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा सब डिवीज़न डाइकॉट के अंदर पढ़ रहे हैं। द्विबीजपत्री जो पौधे हैं, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर क्लास पॉलीपेटली पढ़ ली, गेमोपेटली, और अब तीसरी क्लास हम पढ़ेंगे मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मोनोक्लेमाइडी जो क्लास है उसके अंदर बाह्य दल पुंज और दल पुंज में विभेदन नहीं होता है। बाह्य दल पुंज और दल पुंज के विभेदन नहीं होने के कारण ही इसको बेंथम और हुकर ने मोनोक्लेमाइडी के अंदर रखा है। मोनोक्लेमाइडी में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखें आप मोनोक्लेमाइडी में ये देखें, इस मोनोक्लेमाइडी को इस तरह से ये सीरीज़ यहाँ दे रखी है। तो मोनोक्लेमाइडी में भी मुख्य रूप से 3 या 4 सीरीज़ सम्मिलित की गई है, जिसमें पहली जो सीरीज़ है उसको हम बोलते हैं कर्वी एम्ब्री। ये देखो ये कर्वी एम्ब्री, और इसके अंदर एमेरेंथेसी और चीनोपोडियसी को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार एक ऑर्डर और आएगा इसमें कर्वी एम्ब्री के अंदर ही एक दूसरी सीरीज़ है जिसे हम यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित की गई है। और यूफॉर्बिएसी ये आपके सिलेबस में सम्मिलित है। यूफॉर्बिएसी जो फैमिली है वो इसमें सम्मिलित है। तो कुल मिला के इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और बाह्य दलपुंज और दलपुंज में विभेदन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। फिर दूसरा जो सब डिवीज़न है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है, एंजियोस्पर्म से बिल्कुल अलग है। और बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति का ये दोष भी माना गया है कि मोनोकॉट और डाइकॉट के मध्य में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा। जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 फैमिली आप याद रख सकते हैं, 3 साइकेडेसी, कॉनिफिरेसी और निर्टेसी, ये तीनों जो फैमिली है वो इसमें सम्मिलित की गई है। फिर जो सबसे लास्ट में जो सब डिवीज़न है बेंथम और हुकर का, उसे हम मोनोकोटिलीडेंस कहते हैं। और इस मोनोकोटिलीडेंस के अंदर कुल मिला के 7 सीरीज़ को बेंथम और हुकर ने क्लासीफाइड किया था। एक चार्ट और मैं आपको आगे दिखा दूंगा जिसमें जितने जो फैमिली, जितने जो ऑर्डर है वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। तो पहले एक चार्ट के अंदर ही बताया कि मोनोकॉट के अंदर टोटल कितनी फैमिली है, लगभग 34 फैमिली थी। आप ये देखें इस चार्ट के अंदर मोनोकॉट के अंदर 34 फैमिली है। तो इस 34 फैमिली, जितने भी जो 34 फैमिलीज है वो सारे की सारी ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के अंदर रखी गई है। तो इनमें से आपके जो सिलेबस में उसमें ऑर्किडेसी हुई, लिलियसी हुई, पामी फैमिली हुई, ग्रेमिनी फैमिली हुई, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। आप देखें कि शुरुआत आप ये ध्यान रखें कि बेंथम और हुकर ने, आप सबसे पहली जो क्लास देखेंगे इसमें सबसे पहली क्लास आपको दिखाई दे रही है माइक्रोस्पर्मी। ये एक प्रकार की सीरीज़ है। और ऑर्किडेसी फैमिली जो बेंथम और हुकर के अनुसार मोनोकॉट में सबसे प्रिमिटिव है, उसको माइक्रोस्पर्मी में उन्होंने रखा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में आप देखेंगे ग्लूमेसी
सबसे लास्ट में आप ग्लूमेसी फैमिली को देखेंगे और ग्रेमिनी फैमिली है वो अकॉर्डिंग टू बेंथम और हुकर उन्होंने सबसे लास्ट में ग्लूमेसी फैमिली में रखा। तो ये एक एक चार्ट है बेंथम और हुकर का, जिसमें कौन कौन सी क्लासेस है, डिवीज़न, कौन कौन से क्लासेस, क्लासेस के बाद सीरीज़ के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली। इनमें से कम आपको सीरीज़ और हर सीरीज़ के अंदर ऑर्डर की और फैमिली की संख्या ज़्यादा है, तो हर सीरीज़ के अंदर हर सीरीज़ का मतलब ये है कि थैलेमी फ्लोरी सीरीज़ के आप 1-2 ऑर्डर ध्यान रखें, 3-4 ऑर्डर ध्यान रखें, संख्या आप याद रखें। डिस्की फ्लोरी के 3-4 ऑर्डर आप ध्यान रखें, कैलिसी फ्लोरी, इनफेरी, हर सीरीज़ के ऑर्डर और फैमिली आप याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ये पूरा का पूरा बेंथम और हुकर का जो चार्ट है उसमें आप इसको दिखा रखा है। इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो फेनरोगैमस को दिखा रखा है इसमें यहाँ क्लास लिख रखा है, इसको क्लास ना समझ के इसको आप सब डिवीज़न माने, ये सब डिवीज़न है। और फिर ये पॉलीपिटली, गैमोपिटली और मोनोक्लेमाइडी ये जो है ये इसकी क्लास मानी जाएगी। तो इस चार्ट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी जितनी जो फैमिलीज़ है उसको विस्तृत रूप से इस चार्ट में दिखाया गया है। और कौन कौन सी फैमिलीज़ जो है इस पर मैंने निशान भी लगा रखे हैं, उसको भी आप याद रख सकते हो। तो थ्योरी के हिसाब से इससे पहले वाला चार्ट है वो शॉर्ट भी रहेगा आपके लिए, आप इसे इजी भी याद भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि हर क्लास की पहली सीरीज़ कौन सी है, पहला ऑर्डर कौन सा है और हर ऑर्डर में प्रिमिटिव कौन सा है और एडवांस कौन सी फैमिली है, ये आपको याद रखना है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण पद्धति दी थी उस वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। गुण के अंदर जो बेंथम और हुकर की जो पद्धति है वो सुविधाजनक थी और आदर्श वर्गीकरण पद्धति है। भारतीय जो क्लासिफिकेशन है या जो भी भारतीय सीरीज़ है, जो पद्धतियाँ हैं उसमें अर्बेरिया है, उसकी व्यवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक पादप संग्रहालय में पादप व्यवस्था क्रम में इस पद्धति का ही अनुसरण किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत जीनस और स्पीसीज़ का अध्ययन वास्तविक प्रारूपों को देखकर किया गया था और इनका वर्णन विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। प्रायोगिक दृष्टि से व्यवहारिक और अत्यंत सुविधापूर्वक है, प्रैक्टिकल रूप से भी ये काफ़ी उपयोगी है। दूसरा, जातिवर्ती संबंधों का अध्ययन उस समय तक नहीं किया गया था, फिर भी बेंथम और हुकर ने रेनल्ड्स गण को प्रिमिटिव माना था और मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा और विकासीय प्रवृत्ति की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। आप जानते हैं कि उस समय जो डार्विन का जो सिद्धांत था वो नहीं आया था, विकासवाद का सिद्धांत, तो उसमें लगभग इसके साथ ही इसका प्रकाशन हुआ था। फिर भी उन्होंने जो इवोल्यूशन है या जो फाइलोजेनी जातिवर्ती संबंधों का बेंथम और हुकर ने ध्यान रखा। अध्ययन की दृष्टि हेतु इसमें जो जीनस है उसको सब जनरा में भी विभाजित किया गया है। तो इस पद्धति में ये मुख्य रूप से जो पॉजिटिव पॉइंट उभर कर आए वो ये है। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है कि केवल एक प्रमुख लक्षण के आधार पर अधिकांश पौधों को प्राकृतिक रूप से अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूह में विभाजित कर दिया गया है, जिसके कारण अनेक निकट संबंधी फैमिली एक दूसरे से दूर भी हो गए। अच्छा, पादप समूह में जो मोनोक्लेमाइडी का मतलब ये हुआ कि ऐसी एक फैमिली हमने बीच में पढ़ी थी, देखें आप, पॉलीपिटली, गैमोपिटली और तीसरी जो क्लास थी मोनोक्लेमाइडी, मतलब बाह्य दलपुंज में उसमें विभेदन नहीं था। तो एक प्रकार की आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय के अनेक पूल जो है वो पॉलीपिटली के सदस्यों के ज़्यादा निकट माने गए, तो इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि कर्वी एम्ब्रिये के जो सभी कुल है वो पॉलीपिटली के कैरियोफाइलेस पादपों के नज़दीक माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक दोष और इसमें था। दूसरा जो दोष इसका ये था कि मोनोकॉट और डाइकॉट के जो मध्य थे वो जिम्नोस्पर्म को रखा गया था, जो कि पूर्णतः न्यायपूर्वक नहीं है। एक बीजपत्री पादपों में हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था क्रम था वो पूर्णतः अननेचुरल था। इस पादप समूह में भी कई ऐसे फैमिलीज है जिसमें एरेकेरिडेसी है, उसको प्रिमिटिव माना गया, जो कि पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि उन दोनों को बाद में एक बीजपत्रियों के सर्वाधिक विकसित समूहों के अंदर माना गया था। तो थ्योरी के अंदर आपको ये याद रखना है कि बेंथम और हुकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, कितनी फैमिलीज़ का उन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है, किस वर्गीकरण पद्धति का ये फॉलो करते थे। दूसरी जानकारी आपको ये रखनी है कि जो चार्ट है उस चार्ट के अंदर कम से कम आपको डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, सीरीज़ तक नाम आपको याद रखना है, जितनी सीरीज़ दी गई है। फिर हर सीरीज़ में बहुत सारे ऑर्डर सम्मिलित किए गए, तो उन ऑर्डर को आप याद रखें जो कम से कम आपके सिलेबस में उपस्थित हो, या जो वर्गीकरण पद्धति को अपन ये कह सकते हैं कि जो बेंथम और हुकर की जो पद्धति थी उसको ये साबित करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष, जिसे हम मेरिट और डीमेरिट कहते हैं, उसकी भी जानकारी आपको रखनी है। धन्यवाद।